नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पांचवें दिन भी शीतकालीन सत्र का आगाज हंगामेदार। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों ने दिया धरना। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का कल 5वां दिन और आखिरी दिन था। कल भी सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत में ही बीजेपी विधायक अलग अलग मांगों को लेकर प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने महिला सुरक्षा, बिजली संकट, पोषण सखियों की सेवा समाप्ति सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से अब तक सदन की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी। विधायकों के हंगामे की वजह से सदन में कई बार गतिरोध उत्पन्न हो गया। कई बार बीजेपी विधायक बेल में आ गए। झारखंड के साहिबगंज जिले में रेबिका पढ़ाई हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी विधायकों ने सदन में सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार विफल साबित हुई है। हेमंत सरकार की नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने का मामला भी काफी सुर्खियों में है। बीजेपी विधायकों ने इसे फर्जी बताते हुए रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभी जेल में ही रहेगी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल। 12 दिन के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का पति अभिषेक झा, सीएस सुमन कुमार और नौकरी से बर्खास्त जय राम विनोद सिन्हा की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 दिन तक बढ़ा दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। बता दें खूंटी में 18 करोड़ रुपए के हुए मनरेगा घोटाले की जांच ईडी कर रही है। बता दें कि मामले में 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके कारोबारियों से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने छापेमारी में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीएस सुमन कुमार के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस दौरान निवेश से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। पूजा सिंघल को 10 मई को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने पूजा सिंघल को लंबी पूछताछ के बाद 11 मई को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले मनरेगा घोटाले मामले में अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को बर्खास्त कर दिया गया था। वो बीते 2.5 साल से जेल में है। इसी महीने की शुरुआत में ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 82.7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। इसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 भूखंड शामिल है। सदन में सवाल पूछने से रोकते हैं भ्रष्ट अधिकारी। मंडर विधायक को नहीं मिला सवाल पूछने का मौका। कहा षड्यंत्र के तहत मुझे रोका गया। खुल जाती कई भ्रष्ट अधिकारियों की पोल। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बरही प्रखंड के सीओ पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सवाल पूछने से रोकने की कोशिश की गई। सीओ लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे। उनके मंशा थे कि विधानसभा में यह सवाल न पूछ जाए। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उन्होंने 2 तारांकित प्रश्न डाले थे, लेकिन सदन में सवाल जवाब करने का उनको मौका नहीं मिला। शिल्पी नेहा तिर्की ने जो 2 तारांकित प्रश्न डाले थे उसका शीर्षक था 2 अधिकारी पर कार्रवाई के संबंध में। उन्होंने संबंधित मंत्री से सवाल किया था कि क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखंड के अंचल अधिकारी द्वारा वन भूमि थाना नंबर 57 मौजा कुंडनवा खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या 391 रकबा 8 एकड़ को असंवैधानिक तरीके से मनोज कुमार यादव का नाम कर दिया गया। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उन्हें यह सवाल सदन के पलट पर रखने का अवसर ही नहीं मिला। अगर अवसर मिला होता तो जरूर आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई होती। मांडर विधायक ने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब आरोपी अधिकारी के संबंध में कोई सवाल पूछते हैं तो रोका जाता है। पहले भी इस तरह का प्रयास किया जा चुका है। सदन में जिस संबंधित अधिकारी के बारे में सवाल पूछती हूँ वो अधिकारी फोन कर संपर्क करने लगते हैं और सवाल नहीं पूछने को कहते हैं। मुख्यमंत्री से मिले पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर। सीएम से की मांग। झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का हो गठन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में गुरुवार को पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर मिले और उनसे झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि परामर्शदात्री परिषद के गठन से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति सहित अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को गति मिलेगी। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल आबादी का 12.8% है। विगत कई दशकों से अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बावजूद इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति की कई उपजातियां हैं। कई उपजातियां ऐसे हैं जिनकी सामाजिक स्थिति राज्य की आदिम जनजाति की तरह है। ये भूमिहीन है और गरीब रेखा से नीचे हैं। कहा कि उन्होंने परिषद के गठन के लिए 2017 में विधानसभा के प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि परामर्शदात्री परिषद का गठन प्रक्रियाधीन है। दुर्भाग्यवश आज तक गठन नहीं हो पाया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन। 1932 खतन आधारित स्थानीय नीति पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के जवाब से भाजपा सांसद हुए असंतुष्ट। दरअसल आपको बता दें कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 1932 खतन आधारित स्थानीय नीति पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान भाजपा के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वे क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे थे। इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद सभी बेल में आकर हंगामा करने लगे। बता दें कि सरकार की ओर से सवाल का जवाब देते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि सदन से 1932 खतन आधारित स्थानीय नीति सदन से पास करा दिया गया है। साथ ही नवी अनुसूची में भी डालने का
प्रस्ताव पास किया जा चुका है। अब यह फैसला राज्यपाल के पास है। उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि इस स्तरीय नीति में विधि विभाग की जो आपत्ति थी उसे दूर करके ही राज्यपाल के पास भेजा गया है। अब आगे काम केंद्र को करना है। उन्होंने कहा कि विधि विभाग ने कहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है। लोक नियोजन में समानता का जो अधिकार है उसमें संसद ही कुछ कर सकती है। नवीन सूची में शामिल होने के बाद राज्य में लागू हो जाएगा। इस पर भाजपा के विधायक और सवाल पूछना चाह रहे थे। कांची नदी पर स्थित पुल को बनवाने वाले इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। 13 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। दरअसल आपको बता दें कि निर्माण की घटिया गुणवत्ता के कारण कांची नदी पर बना हराडी बुढ़ाडी पुल धंस गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी ने घटना करीब 1.5 साल बाद अपनी जांच रिपोर्ट ग्रामीण कार्य विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त पुल का निर्माण के दौरान इसमें एस्टीमेट के मुताबिक मेटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जहाँ तक कि लोहा और कंक्रीट का भी कम उपयोग किया गया था। वहीं इंजीनियरों ने ठीक ढंग से कार्य का सुपरविजन भी नहीं किया था। रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पुल धंसने के लिए इंजीनियर और ठेकेदार दोषी हैं। करीब 3 साल पहले ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 13 करोड़ रुपए की लागत से कांची नदी पर हराडीहा बुढ़ाडी पुल का निर्माण कराया गया था। मई 2021 में यान सेतु आने से कांची नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे हराडीहा बुढ़ाडी पुल धंस गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से की वैक्सीन की मांग। बोले झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि नए कोरोना वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की। इसी तरह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड रिस्पांस स्कीम के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की मांग भी की। अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड एक बार फिर कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सभी उपायुक्तों को सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिए गए हैं। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर को पीएस ऑक्सीजन प्लांट के मार्क ड्रिल करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा करने को कहा गया है। बन्ना ने बैठक के दौरान नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.7 के लक्षण और इसके उपचार से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने का निवेदन केंद्रीय मंत्री से किया। सरकारी शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी आदेश को विभाग ने लिया वापस। जाने अब क्या है छुट्टी के नियम। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 7 दिसंबर को जारी अपने उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक छुट्टी पर जाने से पहले व्हाट्सएप पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक से सूचित करेंगे ताकि विद्यालय के अतिरिक्त मॉनिटरिंग किया जा सके। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षक अवकाश की स्वीकृति अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से लेंगे। साथ ही वैसा स्कूल जहाँ एक ही शिक्षक कार्यरत है वहाँ के शिक्षक अवकाश की स्वीकृति संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा प्रसार अधिकारी से लेंगे। इसके अलावा प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक भी अवकाश की स्वीकृति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेंगे। दरअसल विभाग ने 7 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि किसी भी स्कूल में शिक्षक अवकाश पर जाने की सूचना से पहले व्हाट्सएप पर देते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक से स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।